स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मतलब आप आपका एक अप्रोच बहुत डिफरेंट था सर। मतलब सेक्शंस को लिंक करना कॉन्सेप्ट के साथ, एक क्वेश्चन मतलब एक आंसर नहीं, एक क्वेश्चन में हम बहुत सेवरल कॉन्सेप्ट्स को कवर करना। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग आपका चैनल। उसके बाद एक क्लास, कोई भी सब्जेक्ट क्लास हो जाए या फिर पेपराथॉन्स हो जाए बाकी स्टेट्स का। मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट जुडिशरी, तो आप ऐसा नहीं है कि एक ही पेपराथॉन सॉल्व करो। यू कैन, आप हर स्टेट का पेपराथॉन यू कैन गो थ्रू, एंड उसमें से क्या होता है कि आप आपका प्रिपरेशन एक कंप्लीट रहता है। यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कमिंग योर वे। तो इन अ वे इनिशियली जो एक बैरक इंटर बैरक लिंकिंग हो गया, या फिर कुछ एक सेक्शंस का क्रोनोलॉजी हो गया, या फिर बर्ड आई व्यू हो गया, तो उसमें से मतलब आपका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है आपका लिंकिंग लॉस का। पता है कि इट इज, अगर आप प्रोसीजर देखेंगे और अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, वो थोड़ा मिक्स मैच नहीं करता। तो एक एक स्टूडेंट को एक क्यूरियोसिटी रहता है, उनका एक कंफ्यूजन रहता है कि प्रोसेस को हम सिंक्रोनाइज्ड वे में कैसे पढ़ें, या फिर कौन सा सेक्शन के साथ लिंक करें। तो वो एक क्यूरियोसिटी रहता है। तो लिंक, जब हम लिंकिंग मेथड से पढ़ते हैं वो चीज़ को, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। वो एक कनेक्टिविटी लाता है, वो एक मतलब मेंटल एक फ्रेमवर्क रहता है। क्योंकि आप, मैं अभी तक भी कोशिश भी अगर करूँ, तो आई कैन नॉट फॉरगेट दो सेक्शंस बिकॉज ऑफ द वे आई वाज टॉट इनिशियली। बहुत मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहता है आपका। यू कैन एक्चुअली सी इट विथ योर क्लोज्ड आइज, मतलब कौन सा कहाँ पे एग्जैक्टली द सेक्शंस एंड देन द कॉन्सेप्ट्स आर देयर। तो वो काफ़ी हेल्प करता है उस। वहाँ पे रह नहीं जाते सर, हैं। मेरे मेरे लिए तो यही इम्पोर्टेंट था कि मतलब आपका इतना इतना आपका इतना बड़ा रोल है इस जर्नी में, तो मुझे यही था कि आपको एक्नॉलेज करना था अपनी तरफ से, आपको इन्फॉर्म करना था। तो वो मैंने कर दिया। मेरे लिए इससे बड़ा मतलब कोई नई चीज़ है। आई नहीं एम बट रियली एक हैप्पी अबाउट दैट एक थिंग। एक है ना Link Life with Law. सो हेलो नमस्कार, लिंकिंग लॉज के आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं तनसुख पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए लाइफ के अंदर है ना, जब स्ट्रगल को फेस करते हैं और वो स्ट्रगल का फेज जब ख़त्म हो जाता है और जब हम किसी सक्सेस को, सफलता को अचीव करते हैं ना, तो कहीं न कहीं दुनिया की छोड़ो, खुद पे एक विश्वास होने लग जाता है कि यार वी आर समथिंग। एटलीस्ट लाइफ में इस स्टेटस से तो हम नीचे नहीं जा सकते। और ऐसी ही एक शख्सियत, हमारे ऐसे ही एक पुराने स्टूडेंट आज आपके बीच में आपसे मुलाकात करेंगे और वो अपनी इसी सफलता को न्यायिक सेवा के अंदर, जुडिशरी के अंदर अपने इसी आयाम को क्या करने वाले, डिस्कस है जो करने वाला है। मैं आप सभी लोगों से जरूर चाहूँगा कि इनकी लाइफ से, इनकी प्रिपरेशन से, इनके अनुभव से हमें ज़रूर सीखना है। क्योंकि कौटिल्य चाणक्य का वो स्टेटमेंट हमें कभी नहीं भूलना है कि दूसरों के अचीवमेंट से, दूसरों के एक्सपीरियंस से जब एक इंसान सीखता है ना, तो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है वो। क्योंकि हर बार सारी गलतियाँ खुद करेंगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है, राइट। तो हमारे बीच में है उड़ीसा से, उड़ीसा के भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर से स्वास्तिक दास जी। हेलो स्वास्तिक, कैसे सर हैं आप नमस्ते डियर? सर। सर नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू। Firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity to share my journey with you and with everybody. Thank you so much for this opportunity. बिल्कुल लेकिन स्वास्तिक जी से थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आपके जो दिमाग के अंदर जितने भी अनुभव छुपे पड़े मुझे सारे के सारे जानने हैं छोटे से सेशन के अंदर। स्वास्तिक जी, सबसे पहले मैं शॉर्टली जानना चाहता हूँ कि आपने एलएलबी कौन सी ईयर में कंप्लीट किया था और कौन सी यूनिवर्सिटी से रहा? जी सर। सर, आई completed my integrated BLLB from उत्कल यूनिवर्सिटी, हम्म। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हमारा यहाँ पे है, उत्कल यूनिवर्सिटी। दैट्स वेयर आई completed in the year 2020। 2020, ओके। जी सर। और 2020 के बाद फिर आपने एलएलएम भी परस्यू किया था, राइट? यस सर। सर सर, ओके। मैंने LLM कंप्लीट किया था कीट स्कूल ऑफ लॉ इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। हम्म। वो 2021 में कंप्लीट किया था सर। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जब जी। आपका जुडिशरी का इंटरव्यू हो रहा था जी तो सर। आपके एलएलएम को कहीं पर भी क्वेश्चंस के सब्जेक्ट मैटर के रूप में टारगेट किया गया था? सर, आइडियली ऐसा होता है कि मतलब हमें एक बायोडाटा फॉर्म मिलता है इंटरव्यू से पहले।
सो वी वर आस्क्ड टू फिल अप द बायोडाटा फॉर, जिसमें मेंशन रहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का आपका क्या क्या रहता है. तो देयर इज अ सेक्शन वेयर यू कैन मेंशन योर मास्टर्स एंड द सब्जेक्ट्स. तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था, एंड दिस वाज माय थर्ड इंटरव्यू सर. सो आई नो pretty much know the process how the interview is being conducted and what the invigilator or what the examiner is looking for at that point of time. So sir, LLM अगर आपने specify किया है तो usually they ask questions pertaining to your criminal to your specialization subject. Since I had mentioned my LLM, my specialization as criminal law, तो वहाँ से मुझे questions usually पूछे गए थे. अब स्वास्तिक जी मेंशन तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें जी हाइड सर. तो अपन कुछ कर नहीं सकते। राइट सर. खासकर जब अपन अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उस दौरान भी वो हमसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वहाँ पे कॉलम होता है। और जब राइट आप सर. इंटरव्यू, जैसा आपने मुझे बताया कि इंटरव्यू फेस करते समय उससे पहले आपसे एक बायोडेटा फॉर्म फिल करवाया जाता है, am I यस. करेक्ट? है ना? यस सर. और उस फॉर्म के अंदर भी आपको डिटेल जो है, जो आपका एक्चुअल में जो रियलिटी के अंदर आपका क्वालिफिकेशन है वो तो मैं मेंशन करना ही है। तो यस सर. आपने क्रिमिनोलॉजी कर रखा है तो कहीं की इंटरव्यू के कुछ सवाल उस क्रिमिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी आपके सामने रहे होंगे। जी. यस सर. ओके। स्वास्तिक जी, पापा जी जो हैं आपके वो न्यायिक सेवा में रहे हुए हैं, और साथ ही साथ में आपकी मम्मा भी जो है वो लीगल फील्ड से एक अधिवक्ता के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में रही है। तो ये इस चीज़ ने आपको प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा कहीं प्रेशराइज करके रखा था कि यार मतलब पापा और करके मैं नहीं कर पाया तो फिर थोड़ा सा लोग सोचेंगे लो यार पापा तो इतने स्मार्ट हैं, बेटा जो है अभी इतना डम रह गया। कभी प्रेशराइज फील किया इस चीज़ को लेकर? नहीं सर, मतलब my father is also a judicial officer, so I did not have to look elsewhere for inspiration. So in that department, I was sorted. I could get inspired by his own journey. But at the same time, I'm really grateful to my parents कि उन्होंने मुझे एक freedom दिया, कि एक choice दिया कि you go and you explore all the streams and everything that the law provides in law college. If you want, you can go for internships, take your own decisions, take your own choices, and then अपने लिए एक सेट पैटर्न, एक सेट गोल डिसाइड करो, एंड देन परस्यू इट विथ ऑल डेडिकेशन एंड एफर्ट. तो आई वॉज नॉट प्रेशराइज्ड एज सच, बट मुझे एक फ्रीडम मिला था कि यू कैन गो एंड परस्यू एंड यू कैन फाइंड योर ओन पाथ. तो वो एक बैकिंग था, एक सपोर्ट था उनका. मतलब कहीं कि आपके पापा ने आपको इंडिपेंडेंट कर रखा था कि भैया देखो ऐसा है कि ज़्यादा मेरे प्रोफेशन से उम्मीद रखना मत, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। करेक्ट? जी सर. जी सर. राइट। अच्छा एक बात बताइए स्वास्तिक जी, आपने 2020 में एलएलबी कंप्लीट किया और फाइनली 2025 मार्च में जब आपका रिजल्ट आया था तब यस आपके सर. सिलेक्शन के ऊपर एक सर्टिफिकेशन लग गया, थप्पा लगा कि हाँ नाउ यू आर क्वालिफाइड फॉर इट। तो ये जो 4-5 साल का जो जर्नी रहता है इसमें आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं जुडिशरी के? सर, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. So इससे पहले I had given two attempts, and in each attempt I had reached the final stage, that is the interview stage, but I fell short by a few marks in the overall merit list. मतलब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सक्सेस रातों रात में हमारे हाथों में नहीं आती है। जो पर्सन अभी आपको अपनी खुद की बात बता रहा है ना, वो 2 बार इंटरव्यू, मतलब पूरा समुंदर पार करके तैर के किनारे पे आके वहाँ पे जो नैया जो है रुकी हुई थी, 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, 2 बार इंटरव्यू के अंदर फेल रह गए, और ये इनका एक थर्ड अटेम्प्ट था जहाँ पर इन्होंने क्या किया, खुद को क्वालिफाई है जो करवाया। तो किसी के भी मन में ऐसा रहता हो ना कि लक फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है, इनके पास भी चॉइस थी, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट के बाद में गिव अप कर दे, छोड़ दे, लेकिन शायद इनको कुछ और ही मंजूर था और इन्होंने डेस्टिनी का एंगल उसी तरीके से मोड़ा वहाँ पे। अच्छा एक बात बताएं स्वास्तिक जी कि इंटरव्यू को आपने 3 बार फेस कर लिया है ऑलरेडी, आप उसको डन है चुका, जो स्ट्रगल कर चुके हो उसके बारे में। तो इंटरव्यू के माहौल को अगर अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन करो तो किस तरीके से रहता है? जो एक डर रहता है कैंडिडेट्स के मन में, कर यार जुडिशरी का इंटरव्यू बड़ा खतरनाक रहेगा, आपका कितने मिनट इंटरव्यू चला, सामने कितने नंबर ऑफ मेंबर्स का पैनल था वगैरह, कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? जी सर. सर यूजुअली हमारा ऐसा रहता है कि हमारा इंटरव्यू पैनल में देर आर यूजुअली 3 to 4 मेंबर्स. हम्म। उसमें से हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस रहते हैं, उसमें से जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन उनका चेयरमैन रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं. सो दीज पीपल कॉन्स्टिट्यूट द
द इंटरव्यू बोर्ड. हम्म. एंड यूजुअली मेरा इंटरव्यू जितना एक्सपीरियंस रहा है, इट लास्ट फॉर अबाउट 20 to 25 minutes यूजुअली. Okay. एंड इंटरव्यू में वो ऐसा रहता है कि मतलब दे आर प्रिटी मच अवेयर दैट वी आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. सो initially they try to make us feel comfortable. They try to ask different sort of questions. Like, sir, I would like to share a very interesting topic. Please, इस please. बार इंटरव्यू में मैंने बायोडेटा फॉर्म में मेंशन किया था that my hobby is singing. So my one of the earlier questions that I was asked whether I can sing, and I was asked to sing a song initially. मतलब I अच्छा. feel more than my singing skills, they were trying to test how much I can handle the situation when I'm put in such a situation, because obviously that is the demand of the profession where you will be put in such situations. So एक calm demeanor होना चाहिए आपका, थोड़ा personality they will try to break, they will try to invade, they will try to make you uncomfortable through some questions. They will try to contradict you also at the same time. So what is very important is to hold your own ground, be very cordial with them, and be very respectful, even if you are not expected to know everything, because interview में कुछ भी आ सकता है. You may be asked anything under the sun. So you are not expected to know everything. But if you are not knowing the answer, you can very politely say that, apologize and say that, I'm not aware, and then you have to maintain that calm demeanor, and you have to hold your ground. At the same time, you may not come across as very rude, or in a way, you have to be very polite. So The very crucial line you said, स्वास्तिक जी, कि you are not expected to know everything, है ना. yes sir. आपको सब कुछ पता होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन वो लोग नहीं लेके बैठे हैं, है जी ना. सर. और साथ ही साथ में आपको इनिशियल फेज में काम करने के लिए वो आपसे आउट ऑफ बॉक्स जाके भी, जैसे आपने बताया कि आपकी हॉबीज़ के साथ आपको कहा गया कि चलो एक गाना गा के सुनाओ, है ना. तो ये जी एक तरीके से काम डाउन करने का, ताकि कैंडिडेट्स अपने नेचुरल फेज में आ जाएं और अकॉर्डिंगली इंटरव्यू का जो फेस करें. जी एक रिक्वेस्ट आपसे मैं ज़रूर करूंगा स्वास्तिक जी, कि आपने तीन इंटरव्यू फेस किए हैं जुडिशरी के. तो आप अगर समय निकाल के उन जुडिशरी के जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चनर्स रहे थे, तो वो आप हमारे इन ऑडियंस के लिए, हमारे इन स्टूडेंट के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूर अवेलेबल करवाइएगा. जी राइट. सर, डेफिनेटली और सर. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपके सिलेबस ओरिएंटेशन के अंदर क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ वगैरह का पूरा सेगमेंट था. क्या जी ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू एक बार किसी क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसी अकॉर्डिंग आगे के आगे क्वेश्चन जो है, जैसे क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन पूछा गया तो क्रिमिनल लॉ का ही फेस चल रहा है, या हाइब्रिड सब मिक्सअप होके चलता है? सर, यूजुअली हाइब्रिड रहता है. मतलब दे कैन लिंक, मतलब इनिशियली ऐसा होता है, मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दीज थिंग्स, बट मोस्टली इट स्टार्ट्स विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम्म. और समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और लीगल जी के करंट अफेयर्स जो भी चलता है देश में. तो उसके बाद फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन टेक यू टू योर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ. दे कैन टेक यू टू द सिविल लॉ, और उसमें माइनर लॉज भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है, कुछ भी सर ऐसे ही. इट्स अ वेरी हाइब्रिड थिंग, एंड इट इज ऑल कनेक्टेड. So they try to keep a very flexible approach that way. करेक्ट. आपने तीन इंटरव्यू दिए, तो स्वाभाविक है, नेचुरल, तीन मेंस के एग्जाम भी आपने फाइट किए यहाँ पे. जी ओके. सर. मेंस एग्जाम के अंदर जो आप अपनी अप्रोच को फॉलो करते थे, थोड़ा उसके बारे में बताओगे? जी सर. सर, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. सो मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा आंसर राइटिंग में लैक्यूनर था, हम्म. मतलब प्रॉब्लम था कुछ आंसर राइटिंग में. सो आई फिगर्ड दैट आउट वेरी अर्ली ऑन. हम्म. तो एज नॉट एज मच एज द कॉन्सेप्ट में मुझे, सिंस जुडिशियल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो अबाउट टाइम कंस्ट्रेंट्स, यू हैव हम्म. टू राइट द आंसर विद इन अ वेरी स्टिपुलेटेड टाइम, बिकॉज द क्वेश्चन it demands a lot of facts and answers. At the same time you have to write it within a stipulated time. तो मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया है. Especially when I started off answer writing, I tried to follow this approach. I was guided by a teacher, and I tried to follow this approach, कि कहीं ना कहीं आंसर जितना भी, मतलब you can refine and modify your answer, वो प्रैक्टिस के साथ होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू कंप्लीट द आंसर विद इन दैट टाइम फ्रेम. सो मैंने पहले टाइम को माइंड में रख के आई ट्राई टू कंप्लीट द आंसर विद इन दैट टाइम, एंड देन विद इन दैट टाइम फ्रेम आई ट्राई टू बेटर माई आंसर्स इवेंचुअली. तो आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस था मेरा इस बार. तो करेक्ट. तो स्वास्तिक जी, कुल मिला के इंटरव्यू और मेंस का सफ़र जो है वो तो आपका शानदार रहा ही. अब हमें ये बताइए कि आपके सफ़र में हमारे इस छोटे से लिंकिंग लॉ का क्या रोल रहा? जी सर. सर, मैंने शुरू किया था जब मेरा प्रिपरेशन थोड़ा सीरियस जोन में गया था मैं, हम्म. तब इनिशियली कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ. तो हम्म. मैंने ऐसे रैंडमली एक दिन यूट्यूब खोला, एंड मतलब यू कैन कॉल इट ये बात डेस्टिनी. 2021 की है?
ये सर 21-22 की 21-22 ओके। जी सर, जी सर। तो यूट्यूब पे मैंने एक बार आपका एक क्लास देखा था जो शायद एमसीक्यू बेस्ड था क्लास। तो वहाँ पे फॉर एनी एग्जाम आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, तो वहाँ पे मतलब वंस आई स्टार्टेड मैंने क्वेश्चंस शुरू करना मतलब कंप्लीट करना स्टार्ट किया, उसके बाद आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मतलब आप आपका एक अप्रोच बहुत डिफरेंट था सर। मतलब सेक्शंस को लिंक करना कॉन्सेप्ट के साथ, एक क्वेश्चन मतलब एक आंसर नहीं, एक क्वेश्चन में हम बहुत सेवरल कॉन्सेप्ट्स को कवर करना। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग आपका चैनल। उसके बाद एक क्लास कोई भी सब्जेक्ट क्लास हो जाए या फिर पेपराथॉन्स हो जाए बाकी स्टेट्स का, मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट जुडिशरी, तो आप ऐसा नहीं है कि एक ही पेपराथॉन सॉल्व करो। यू कैन आप हर स्टेट का पेपराथॉन यू कैन गो थ्रू, एंड उसमें से क्या होता है कि यू आप आपका प्रिपरेशन एक कंप्लीट रहता है। यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कमिंग योर वे। तो इन अ वे इनिशियली जो एक बैरक इंटर बैरक लिंकिंग हो गया या फिर कुछ एक सेक्शंस का क्रोनोलॉजी हो गया या फिर बर्ड आई व्यू हो गया, तो उसमें से मतलब आपका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है आपका लिंकिंग लॉस का। करेक्ट। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस पेपराथॉन का जिक्र अभी आपके सामने स्वास्तिक जी कर रहे हैं, तो इनिशियली मैंने उड़ीसा जुडिशरी का पेपराथॉन लॉन्च नहीं किया था। ओके। और स्वास्तिक जी, यू विल सरप्राइज टू नो आई हैव अ मैसेज ऑफ योर्स। तो यस सर। यहाँ पे ही वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट दैट टाइम जिन्होंने ये मैसेज किया कि सर, बाकी सारे स्टेट का आप कर रहे हो, उड़ीसा ने क्या बिगाड़ा है। अकॉर्डिंगली इन्होंने एक अच्छा खासा मैसेज मेरे को भेजा था, और अकॉर्डिंगली ही रिक्वेस्टेड फॉर ओजेस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वगैरह उनकी पेपराथॉन के लिए। एंड सडनली यहाँ पे मैंने उनको मैसेज भी किया था, बिल्कुल इसको मैनेज करेंगे। ये बात है 7 अप्रैल 2023 की। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं आज इस सेशन को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्वास्तिक जी, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो 2 साल हो गए हैं। एंड आफ्टर दैट आई हैव लॉन्च दिस सेगमेंट। ये था उड़ीसा का पेपराथॉन बुकलेट, जिसके अंदर सारे इसके सवालों को डील कर रखा था। एंड आई एम हैप्पी कि आपकी जर्नी के अंदर इस बुकलेट का एक रोल है जो रहा वहाँ पे। और साथ ही साथ में जो अभी आपने बात की सेक्शन स्विचिंग, तो ये भी एक असेंशियल पार्ट होता है। स्वास्तिक जी, जब अपन लिंकिंग चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो अब तो मैंने इसको और थोड़ा मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ा दिया है। अब स्टडी रूम के अंदर इस तरीके से जो है चार्ट अपन यूज़ करते हैं, और ये जो चार्ट है इसमें सारा का सारा वही इंटरसेक्शन लिंकिंग, इंटरवेरेक्ट लिंकिंग वगैरह वो मेंशन है जो कर रखा है। जैसे कि सपोज करो अपन डेथ सेंटेंस के बारे में डील कर रहे हैं। अब डेथ सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में भी है, सीपीसी के ऑर्डर 22 के अंदर भी है। अगर आप सीआरपीसी या बीएनएस में चले जाओगे तो वहाँ पे डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन, डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन वगैरह, एंड मैनी थिंग्स आर देयर। तो अकॉर्डिंगली अब वो सारा का सारा इस तरीके से ये चार्ट जो है उसमें क्या करा रखा है, इसको मेंशन है जो करा रखा है। तो इससे क्या होता है कि अपन मेडिटेशन के पार्ट को भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रांगली हैवी कर सकता है। इसकी पैकिंग शायद टीम ने कुछ ज़्यादा ही कर ली, तो मुझे खुद को खोलने में इसको थोड़ा दिक्कत आ रहा है, बट मैं आपको इसमें ज़रूर दिखाना चाहता हूँ कि आपके सिलेक्शन के बाद भी हमने इनोवेशन रोका नहीं है। जी सर। यानी कि दिस वे, अब ये सेगमेंट यहाँ पे आ गया ना, तो इसमें क्या हो गया कंप्लीटली। अब जैसे आपने स्क्रीन पे इसको लगा दिया, जी अब उसके सर। बाद मेडिटेशन करें अच्छे से, सामने से खड़े हो जाएं, तो ये आपके जितने भी सीपीसी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो दैट हेल्प अस अलॉट, है ना। यस। और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लिंकिंग टेक्निक आज के समय में जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए एक इफेक्टिव मेथड है, अकॉर्डिंग टू योर जेन्युइन फीडबैक? ये सर मुझे लगता है कि वो काफ़ी हेल्प करता है। एक तो मतलब कभी कभार हमारा बेयर एक्ट ऐसे होता है कि इट इज़ अगर आप प्रोसीजर देखेंगे और अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे वो थोड़ा मिक्स मैच नहीं करता। तो एक स्टूडेंट को एक क्यूरियोसिटी रहता है, उनका एक कन्फ्यूजन रहता है कि प्रोसेस को हम सिंक्रोनाइज्ड वे में कैसे पढ़ें या फिर कौन सा सेक्शन के साथ लिंक करें, तो वो एक क्यूरियोसिटी रहता है। तो लिंक जब हम लिंकिंग मेथड से पढ़ते हैं वो चीज़ को, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। वो एक कनेक्टिविटी लाता है, वो एक मतलब मेंटल एक फ्रेमवर्क रहता है। क्योंकि आप मैं अभी तक भी कोशिश भी अगर करूँ तो आई कैन नॉट फॉरगेट दो सेक्शंस बिकॉज ऑफ द वे आई वाज टॉट इनिशियली। बहुत मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहता है आपका। यू कैन एक्चुअली सी इट विथ योर क्लोज्ड आइज, मतलब कौन सा कहाँ पे एग्जैक्टली द सेक्शंस एंड देन द कॉन्सेप्ट्स आर देयर। तो वो काफ़ी हेल्प करता है उस मायने में। थैंक यू सो मच डियर फॉर योर काइंड एक्नॉलेजमेंट। और ये चीज़ मुझे और मेरी लिंकिंग टीम के लिए बड़ा ही इंस्पिरेशन रहेगा कि हम लोग इस चीज़ का तो और अच्छे से वर्कआउट है जो करें। मैं ना इस सेशन के अंदर आपसे स्वास्तिक जी ऑनेस्टली कहूँ तो एक चीज़ के लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। पता है किस बात के लिए?
मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि 29 मार्च 2025 टेलीग्राम पे आपका फर्स्ट मैसेज आया था, है ना? तो जनरली क्या होता है कि वो जो मैसेज आता है ना कि सर ये डाउट है, तो उसमें फिर भी फटाफट रिवर्ट कर लेता हूँ, लेकिन कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे लगता है कि अच्छा डाउट नहीं है, बंदा सेलेक्ट हो गया, बंदी सेलेक्ट होगी, चलो कोई बात नहीं, मिठाई आ जाएगी। तो वहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य जी का वो मैसेज आया था, और मेरे लिए वाकई बहुत प्राउड का मोमेंट था कि जब इस तरीके से कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होने के बाद, अपने जीवन में सफलता हासिल करने के बाद में जो है अपने भोले भाले पुराने टीचर्स को याद रखे। Good morning, sir. This is Swastik Dash from Odisha. I have been following your lectures so and so वगैरह 2 and 3 years, but it is an equal class, पेपराथन, linking laws वगैरह इन्होंने सारा मेंशन यहाँ पे कर दिया है. And I would like to inform you that I have cleared that Odisha Judicial Service and so वगैरह वगैरह. This was my third attempt. मतलब एक पर्सन जो अपनी लाइफ के अंदर, देखो इनके लिए ये कोई बाउंडेशन नहीं थी कि ये इस तरह से मैसेज भेज के अपने सर को याद भी करें, बट अच्छा लगा। मतलब ये बात मैं ना आपसे अनस्क्रिप्टेड बात बोल रहा हूँ स्वास्तिक जी। आज की दुनिया के अंदर वी ऑल आर ह्यूमन बींग। जब एफर्ट करते हैं और एफर्ट वापस स्टूडेंट की तरफ से कोई भी रिवर्ट आता है ना, तो मन को खुशी मिलती है कि अपन ने जो भी एक सेशन कोई लिया तो वो कैंडिडेट्स के लिए काम आया वगैरह। तो डियर, मैं उसके लिए आपको टाइम पे वापस रिवर्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इनसे कहा था कि मैं वापस कॉल बैक करूँगा, और आज अभी मई चल रहा है, अभी जून महीना चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए। आफ्टर 2 मंथ आई एम कनेक्टिंग विद स्वास्तिक राजी, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग। नहीं सर, बट यही मतलब था ना कि अब क्या है कि सेलेक्ट हो गया, अब ठीक है, बस बंदा सेलेक्ट हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो वाला चीज़ है जो वहाँ पे रह नहीं जाता सर, है। मेरे मेरे लिए तो यही इम्पोर्टेंट था कि मतलब आपका इतना इतना आपका इतना बड़ा रोल है इस जर्नी में, तो मुझे यही था कि आपको एक्नॉलेज करना था, अपनी तरफ से आपको इन्फॉर्म करना था। तो वो मैंने कर दिया। मेरे लिए इससे बड़ा मतलब कोई नई चीज़ है। आई नहीं एम बट रियली एक हैप्पी अबाउट दैट एक थिंग। एक है ना, देखो अभी तक की जर्नी के अंदर एक छोटा सा रोल हमारा रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेट रोल तो कौन निभाता है? स्टूडेंट निभाता है, क्योंकि उसका स्ट्रगल, उसका जो खुद को मैनेज करना, जब फेलियर होती है तो उसमें खुद को वापस मजबूती से खड़े रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, पता है? मतलब पढ़ाई से भी ज़्यादा टिके रहना मैदान के अंदर, दैट्स अ बिग थिंग, है ना? एंड डेफिनेटली डिड यू, आपने ये चीज़ अपने आप में करके दिखाई, है ना? 2 एग्ज़ाम ने आपको एक तरीके से वापस गिराने का प्रयास किया, बट शेर तो शेर होता है ना, तीसरे एग्ज़ाम के अंदर चक दे फट्टे, ये हो गया बात, है ना? मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि रिजल्ट अभी मार्च में आया था, उड़ीसा का दूसरा वैकेंसी भी चल रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग स्वास्तिक जी, यही आपका वो है ना, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने बाकायदा मार्क्स वगैरह का भी जारी किया था, जी सर, जी है सर। ना? तो यस यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रखे थे उनके स्कोर वगैरह जो है, कट ऑफ वगैरह है, सारा दिया गया था। एंड सर। 7th नंबर इज योर, आई थिंक, राइट? नो नो सर, इट्स 22 सर, 22, 22। ओके ओके ओके, सॉरी, यस 22, थ्री यस जीरो सर। वन फाइव थी, राइट? यस सर। ओके। तो आपके टोटल रिटर्न मार्क्स ये रहे, इंटरव्यू मार्क्स रहे। अब आप लोग देख सकते हैं कि कहीं की आपने ना अपने मेंस एग्जाम के अंदर एक लेवल अच्छा मेंटेन करके रखा। स्वास्थ्य जी, क्या अपन कह सकते हैं कि कहीं कहीं मेंस का अगर स्कोर अच्छा होता है तो थोड़ा सा इंटरव्यू के अंदर स्कोर ऊपर नीचे भी रह जाता है तो भी मैनेजेबल हो जाता है ना? जी जैसे सर। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो इंटरव्यू का स्कोर कंपेरेटिवली दूसरे कैंडिडेट से थोड़ा पहले देखा जाए तो एवरेज है या थोड़ा कम है, बट फिर भी आपका स्कोर मेंस का अच्छा है, तो अपने गो जी थ्रू करनी है उसको। इसके बारे जी में एक ट्रिक कैंडिडेट्स को, एक स्ट्रेटजी जरूर बताओ कि मेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना क्यों ज़रूरी है आपके अकॉर्डिंग। सर, एक तो ये चीज़ रहता है कि मतलब हमारा एक ओवरऑल मेरिट लिस्ट रहता है, उसमें मेंस का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, मेंस मार्क करेक्ट। का। तो अगर मेंस में आप एक एज बना के चलते हो, यू आर इन अ वेरी सेफ स्पेस, तो आपको इंटरव्यू के लिए मतलब वो जो इंटरव्यू का एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, जैसे बहुत स्ट्रेस होता है, आपका मेंटल हम्म। होमवर्क होता है, जो भी इश्यूज रहता है, तो वो आप बहुत कामली जा सकते हैं, और यू कैन एक्चुअली एंजॉय द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू विदाउट थिंकिंग मच। तो मेंस पुट्स यू इन अ वेरी सेफ स्पेस सर, ऐसा। तो आप मेंस में अगर आंसर राइटिंग में आप कर रहे हो अच्छे से, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और वो चीज़ एग्जीक्यूट हो ही जाएगा इवेंचुअली, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन मेंस, तो एक अच्छा हेड स्पेस रहता है, आपका एक अच्छा एज रहता है ओवर अदर कैंडिडेट्स। ओके। अब आपको है ना यहाँ पे स्वास्थ्य जी की एक लाइन याद रखनी है, जी मेंस पुट यू इन अ सेफ प्लेस। मतलब मेंस का स्कोर अगर आपका अच्छा रखा है तो कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है इंटरव्यू के अंदर, भाई चलो मैं मेंस का अच्छा स्कोर लेके आ रखा हूँ, है ना? जी तो और इंटरव्यू के अंदर डेस्टिनी, लक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी जी अब पता नहीं कि उन्होंने कोइंसिडेंटली सवाल ही ऐसे पूछे जो हमारे लिए अलग ही वे के अंदर थे,
तो वहाँ पे फिर आप क्या ही कर लोगे, आप 90% अच्छे से रिकॉल करके गए थे, 10% जो सेगमेंट आपके लिए अनटच था वही जी उन्होंने टच कर लिया एग्जाम अपने इंटरव्यू जी के अंदर, है ना। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट सुन रहे हैं, देखो मेंस का पेपर जो होता है ना, इस पर हमें पूरा अच्छे से फोकस बना के चलना है जो होता है। ओके। जी तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वास्तिक जी का पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट सब कुछ हो चुका है, और जल्दी ही जो है ये सामाजिक दुनिया से गायब हो जाएंगे और फिर सिर्फ और सिर्फ लीगल दुनिया में पाए जाएंगे, जहाँ पे बिल्कुल आइसोलेशन है। एक बात मैं स्वास्तिक जी आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, सिर्फ एज ए टीचर नहीं, आप समझ लीजिए कि एज अ बिग ब्रदर एज वेल एज, कि एक सफ़र आपका ख़त्म हुआ है और उससे भी एक और मोर रेस्पॉन्सिबल सफ़र अब शुरू होगा, जी है ना। तो यहाँ पर आपको अगले 2-3 साल तक बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में चीज़ों को डील करना है। जुडिशरी जितना अच्छा दिखता है उतना का उतना अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपसे एक्सपेक्ट करता है, राइट। जी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे सिविल रूल्स हैं, क्रिमिनल रूल्स हैं हाई कोर्ट के द्वारा जो है, उनको आप अच्छे से ज़रूर गो थ्रू करके जाइएगा। ओके। जी अपनी तरफ से कोई बात आप ऐड ऑन करना चाहते हो हमारे सारे जो जुडिशियल एस्पिरेंट हैं उनके लिए, तो प्लीज़ जी गो अहेड। मैं भी काफ़ी मतलब इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम मैं भी एस्पिरेंट रह सकता हूँ, तो मैं बहुत रिलेट करता हूँ एस्पिरेंट्स जर्नी का एंड ऑल। तो अभी जो मेरा अप्रोच था मैं शेयर करूँगा एस्पिरेंट्स के साथ, मतलब इट माइट बी अ डिफरेंट अप्रोच। तो मैं इस एग्ज़ाम को कभी एक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नहीं देखता हूँ, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग द एग्ज़ाम, उसके बाद वाला ज़िंदगी, उसके बाद वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपॉर्चुनिटी आता है वो उससे कहीं बड़ा है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अपॉर्चुनिटी है टू आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो, आप एक लॉ का एक प्रोटेक्टर बन सकते हो, उसका एग्जीक्यूशन एवरीथिंग कम्स विद इन योर परव्यू। और दूसरी बात है कि अभी ऑन द ऑनसेट ऑफ दिस 3 ईयर रूल जो अभी आया है हमारा लिटिगेशन का, तो मैंने देखा है कि बहुत एस्पिरेंट्स बहुत घबराए हुए हैं, मतलब दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, आप कह सकते हैं। तो आई जस्ट लाइक टू रिमाइंड देम ऑफ वन थिंग, कि जज बनना इंपॉर्टेंट है। जज मतलब विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जज बनना है। तो वंस यू होल्ड ऑन टू दैट रीजन कि आपको क्यों जज बनना है ना, आई नो मतलब ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो सकता है, काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो सकता है, आप क्वेश्चन कर सकते हो हर चीज़ को, यू सेल्फ डाउट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इस चीज़ में। तो आपको आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा जस्ट टू गो बैक टू दैट रीजन व्हाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी इन द फर्स्ट प्लेस, कि आपको क्यों जुडिशरी करना है। तो उसमें क्लैरिटी होगा तो आपके ये जर्नी बहुत ईजी हो जाएगा, आपको ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगेगा, आपको एक क्यूरियोसिटी होगा, आपको एक सोसाइटी को जानने का, सर्व करने का एक नज़रिया मिलेगा, एक पर्पस मिलेगा लाइफ में। तो आई वुड जस्ट से मतलब डोंट ट्रीट दिस एज एन एग्जाम, ट्रीट दिस एज समथिंग, एज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द सोसाइटी। तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो चीज़। दैट्स वेरी ट्रू। एग्ज़ाम को अगर हम जीवन का अवसर, एक लाइफ की अपॉर्चुनिटी मान के चलें और फिर उसको एनकेश करने का प्रयास करें, तो उसका नज़रिया और उसके प्रति जो हमारा डेडिकेशन बिल्कुल बदल जाएगा। एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कही। और साथ ही साथ में 3 इयर्स रूल्स के बारे में जो स्वास्तिक जी ने कहा, वो भी आप सब लोगों के लिए नोटिसेबल फैक्ट है। देखो क्या होता है कि कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है ना, या फिर जिसको दूसरे फोर्सेस क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट है जो करवाते हैं, चाहे किसी भी रीजन से रहा हो। अब ये आज के समय का एक तरीके से एक रियलिटी बन गया है कि 3 इयर्स का नियम जो है वो फॉलो हमें एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली तो शायद अपना डिसीजन रिवर्स करने के मूड में रहेगा नहीं, है ना। और करे तो देखो कैंडिडेट्स के लिए तो बेनिफिशियल बात ही है। तो हमें इस जंग को एक्सेप्ट, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए अपनी जंग लड़नी है ना। और जैसा इन्होंने कहा कि जब जज बनना है तो बनना ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मान जी की मेरे को लाइन याद आ गई थी जो स्वास्तिक जी अपनी बात कह रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन के दौरान ये 2-3 साल का टाइम पीरियड कहीं न कहीं निकल जाता है। जैसे आपके केस में भी आपने एलएलबी 2021 में किया और आज 2025 की बात कर रहे हैं, तो 3 इयर्स का फेज 2024 में आपका कंप्लीट हो चुका था वहाँ पे, है ना, जी अकॉर्डिंगली। तो ओवरऑल स्वास्तिक जी की जर्नी से आप लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट खुद को ज़रूर बताना। देखो ये बंदा जो आपके सामने बैठा है ना, ये लाइफ के अंदर ग्रांटेड नहीं है, ये इसने अपनी लाइफ के अंदर 2 बार ठोकरें खाई, वो भी पता है कहाँ पे, बिल्कुल किनारे पे आके। ये भी जितने मैं शब्द आसानी से कह रहा हूँ ना, उससे कई गुना मुश्किल रहा होगा उस
फेज को फेस करना। करेक्ट स्वास्तिक जी? यस मतलब माइट भी कि शायद अकेले में बैठ के अपने आप जो है आंख से आंसू भी आ गए होंगे कि अरे यार इंटरव्यू पे आके एक तरीके से जो है पीछे रह गए वगैरह वगैरह। वो उस फेज से कैसे निकले थे, बस वो बता दो, फिर इस सेशन को हम लोग यहीं पे हैप्पी एंडिंग करते हैं डियर। जी सर। जब भी इंटरव्यू आई फेल शॉर्ट बाय फ्यू मार्क्स, जब भी मतलब इंटरव्यू प्रोसेस भी सर ऐसे रहता है आपका, मतलब स्वास्तिक जी मैं आप आपको जब बीच में टोक रहा हूँ, बट जी मैं ना उस इमोशन को जानना चाहता हूँ कि आप वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट का, जी इंटरव्यू फेस करके आ चुके हो, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना निकल गए, आपको पता चल गया कि आज रिजल्ट आने वाला है वगैरह। जी एक्साइटमेंट के साथ में आपने वेबसाइट पे अपने रोल नंबर से अपना रिजल्ट चेक किया और उस फाइनल लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं था। जी स्वास्तिक दास उस समय किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरा वो हम जानना चाहते हैं डियर। सर उस पॉइंट पे तो लगा था मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। मतलब पहले तो एक 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 मोमेंट था जब मैं बहुत नम था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूँ इस चीज़ को। हमारा यहाँ पे जुडिशरी का 1 साल का पूरा प्रोसेस रहता है। मतलब 1 साल पूरा इंतज़ार करके वेट करने के बाद आप सिर्फ एक दिन का इंतज़ार करते हो, एंड वो दिन में आपका वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है। तो वो मोमेंट क्या उसे बोल सकते हैं, वो एक आपको कोई समझा नहीं सकता। वो मोमेंट इतना इतना डिफिकल्ट है, आपको कोई कंसोल नहीं कर सकता। वो मोमेंट है, आप अकेले रहते हो, उससे डील करते हो, वो इमोशंस को डील करते हो। आपका एक बिटरनेस भी आ जाता है इनिशियली, मतलब आपका बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आता है। मैं सब फील कर रहा था उस मोमेंट पे। मैंने 1-2 दिन लिया, फिर थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड जो भी साथ में रहते हैं दोस्त वगैरह, तो वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे। उनका एक बिलीफ सिस्टम रहता है कि तू कर लेगा, कभी ना कभी तू कर लेगा, तेरे में वो है पोटेंशियल, तेरे में दिखता है वो चीज़। तो कभी कभार आपको वो सहारा चाहिए होता है। पहले तो आप खुद को संभालते हो, उसके बाद उससे निकलते हो, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करने का वो जो एक मोटिवेशन, फिर से मोटिवेशन ढूंढते हो, फिर से उस स्टेट ऑफ माइंड में जाते हो। तो इनिशियली वो एक बहुत बड़ा मतलब एक सेटबैक बोल सकते हो आप। बट मैंने मतलब माइंड मेकअप कर लिया था कि ऐसे सेटबैक्स को ही कॉन्कर करना है एंड आगे निकल के मतलब आई एग्जैक्टली हैव। मतलब हमें अपना मेंटल स्टेटस बहुत स्ट्रांग रखना होता है उस जी फेज सर, के दौरान, जी है सर, ना? मेंटली बहुत और स्ट्रांग। एग्जैक्टली और वो चीज़ आपने सक्सेसफुली की। थैंक यू सो मच स्वास्तिक जी। ये सेशन में शायद आप लोगों को या आपको जो है ना एक थैंक्स वाले वर्ड के साथ में कह के इसको छोटा नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात सामने को मिलती है। एक रियल टाइम अनुभव जब इंसान को सीखने को मिलता है ना डियर, तो ये रियल टाइम अनुभव हम मार्केट में कितना भी पैसा उछाल दें नहीं मिलने वाला। आज के टाइम में आपका अपना लिंकिंग लॉ स्वास्तिक जी भले ही लिंकिंग पब्लिकेशन की चीज़ों को डील कर रहा है या कई सारे कैंडिडेट्स के जुड़े के सफ़र में छोटा सा रोल प्ले कर चुका है, बट फिर भी हर कैंडिडेट अपने आप में एक नई कहानी, एक नया अनुभव देके जाता है। एंड आई एम रियली फाइंड माई सेल्फ अ लकी पर्सन कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे इस लिंकिंग परिवार के अंदर आपके जैसे सदस्य हैं। और अच्छा लगता है आपने चला के इस बात को एक्नॉलेज किया और मुझे मैसेज किया कि सर बंदा सेलेक्ट हो गया तो वही खुशी अलग ही लेवल की थी। पूरे लिंकिंग परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और कभी भी ज़रूरत पड़े बेझिझक अपने तंसुख सर को बिंदास याद कीजिएगा। ओके Thank you so much, sir. ओके डियर। Again, thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, थैंक यू sir. सो मच। Thank you, sir. Link Life with Law.